सर विजय भल्ला सर, आपसे जो है आप थर्ड क्वेश्चन आपसे हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप इंडस्ट्री से भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, आप एकेडमिक से भी हैं, आप तो वर्सेटाइल, मतलब आपके सारे फील्ड से आपका कनेक्शन है। तो आपके हिसाब से, जैसे कि मल्होत्रा सर ने भी बताया, लेकिन ये है कि आपके हिसाब से क्या इनपुट होना चाहिए जहां पे हम एकेडमिया को और इंडस्ट्री को एक साथ हम मतलब काम कर सकें? एक कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जहां पे हम एक साथ दोनों पार्ट हमारे एक साथ जहां पे एक मिल के काम कर सकें। वो कुछ इनपुट आप सर प्लीज बताइए। Sure. First of all, my sincere thanks to the panelists, all the panelists, for including me also in this group. हाँ, जैसा आपने कहा, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री से है और उसके बाद अब 15 इयर्स मैंने एकेडमिया में भी स्पेंड किए हैं। तो मैं बहुत क्रिटिकल लेवल पे एनालाइज कर चुका हूँ, जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा। बहुत सिंपल सा 180 डिग्री का मैं डिफरेंस बताता हूँ। जब हम एकेडमिया में जाते हैं ना, तो हमारा नॉलेज पार्ट जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 60 to 75% रहता है। हमारे को नॉलेज से थोप दिया जाता है स्टूडेंट्स को, और उसके बाद जो स्किल सेट्स होते हैं जिनके ऊपर एक्सपीरियंशियल लर्निंग करनी होती है, वो सिर्फ 10 to 15% पार्ट ही बचता है, जहां पर हमारा कुरिकुलम कहता है कि 50% प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स होने चाहिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, वो 15% के करीब ही जा पाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एटीट्यूड एंड बिहेवियर, थर्ड एटीट्यूड एंड फोर्थ बिहेवियर, यहाँ हम सिर्फ 5% कंट्रीब्यूट करते हैं एकेडमी में। अब मैं पहुंचता हूँ इंडस्ट्री में, ये रिवर्स हो जाता है। इंडस्ट्री में सबसे पहले बिहेवियर के ऊपर वो 40 to 50% असेसमेंट करते हैं, फिर वो पर आपका 40 to 50% एटीट्यूड पे असेसमेंट करते हैं। तो हम कहाँ पर वो नॉलेज और स्किल सेट का जो कंट्रीब्यूशन होता है इंडस्ट्री में, वो 15 to 20% होता है, क्योंकि इंडस्ट्री अपने एक पर्टिकुलर स्टाइल और सेगमेंट से चल रही है। वो आपके अंदर स्किल सेट और नॉलेज कभी भी इम्पार्ट कर सकती है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपका एटीट्यूड और आपका बिहेवियर पॉजिटिव है, तो वो आपको किसी भी थ्रस्ट एरिया में ग्रूम कर सकती है। तो मेरा ख्याल जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, तो उसको ब्रिज करना बहुत जरूरी है। ये चारों एलिमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, नॉलेज, स्किल सेट, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। आई थिंक इनका कंट्रीब्यूशन जो है ना, ये एक बहुत ही बैलेंस वे में चलना चाहिए, जो कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ एकेडमी में मिसिंग है। हम बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन के ऊपर, पेपर पासिंग के ऊपर थ्रस्ट करते हैं, और वही स्टूडेंट उसको जो है एक्सेप्ट करता है कि उसको तो सिर्फ एग्जाम पास करना है। ही इज लीस्ट बॉदर्ड कि उसको कोई चीज में स्किल सेट को या कॉम्पिटेंसीज को इम्प्रूव करना है, ताकि उसकी कोई एक स्किल सेट या कॉम्पिटेंसी इंडस्ट्री के काम तो आ सके। तो उस एरिया में हमें बहुत ही अच्छे से डेवलप करना है, क्योंकि नॉलेज तो हमें यही बताएगी कि हमने क्या कहना है, स्किल हमें बताएगी कि हमने कैसे वो चीज कहनी है, जबकि एटीट्यूड हमारा बताएगा कि हमें हाउ मच, बेसिकली कितना कहना है या कितना बताना है। और फाइनली जो हमारा बिहेवियर है, वो तो ये भी बताएगा कि कहना भी है या नहीं कहना, करना भी है या नहीं करना। तो आई थिंक ये जो सारे स्किल सेट्स हैं, तो इन चीजों पे मैं यहाँ पर सिर्फ यही चीज ऐड करना चाहूंगा कि हमारे कुरिकुलम में कोई डेफिशिएंसीज नहीं है। फार्मेसी काउंसिल के एक्सपर्ट्स बड़ा अच्छा कुरिकुलम डिजाइन करते हैं। वो साथ में ये भी लिखते हैं कि ये दीज आर द मिनिमम डायरेक्शंस फॉर स्टूडेंट्स, इसके बियॉन्ड अगर आप चले जाओ तो कोई मनाही नहीं है। अभी देखिए आप 7th सेमेस्टर में प्रैक्टिस स्कूल को उन्होंने एडॉप्ट, स्कूल प्रैक्टिस स्कूल जो है वो एक इतना अच्छा एक फैक्टर है जो बिट्स पिलानी में पिछले 40 साल से चल रहा है, और दे आर डूइंग वेरी वेल। तो वो प्रैक्टिस स्कूल में एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग का प्रोजेक्ट दिया जाना चाहिए, जिसमें मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का जस्ट कोट करना चाहता हूं कि मैंने हर स्टूडेंट को कंपलसरी किया कि आपके एक इंटरनल मेंटर के साथ एक एक्सटर्नल मेंटर होना जरूरी है, जो आप खुद ढूंढेंगे इंडस्ट्री से। और उन्होंने ढूंढा, और अब वो इंटरनल और एक्सटर्नल मेंटर मिलके एक उनकी नेटवर्किंग अच्छी हुई, एक उनका वो 6 मंथ्स में एक्सपोजर अच्छा होगा। और आई एम वेरी श्योर, जैसे अमित जी ने बोला, हनी जी ने बोला, कि वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज को, अपने एक्सपीरियंशियल लर्निंग को एक बेस दे पाएंगे, और वो शायद उस डोमेन को अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे कि जहां उनका इंटरेस्ट एरिया या कप ऑफ टी है भी या नहीं है। तो आई थिंक हमें इन चीजों को, एकेडमी को और इंडस्ट्री को ब्रिज करना चाहिए, इन गैप्स को,
और आई एम वेरी श्योर स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनको जैसे भी मोल्ड किया जाए वो हो जाते हैं, और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना हम टीचर्स की जिम्मेदारी है। और इंडस्ट्री वाले तो वेट करते हैं कि एक अच्छा कॉम्पिटेंट स्टूडेंट हमारे पास आए और हमें कुछ कंट्रीब्यूट करे। तो आई थिंक वी हैव अ वेरी बिग ह्यूमन रिसोर्स, और हमें उस ह्यूमन रिसोर्स को राइट डायरेक्शन देनी चाहिए। थैंक यू। जी सर, बहुत सही बात आपने बताई, और ये वही बता सकता है जिसने अपने 50-50 मतलब प्रोफेशनल लाइफ के आधे साल जो है इंडस्ट्री में दिए हैं और आधे साल उसने जो है जिन्होंने जो है एकेडमिक्स में दिए हैं, कि नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। तो हमको वहां पे वो जस्ट अपोजिट हो जाता है, और बिहेवियर, एटीट्यूड और स्किल्स और नॉलेज, क्योंकि नॉलेज तो कभी भी हम किसी भी टाइम पे ले सकते हैं, हमारा एटीट्यूड, हमारा जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये बहुत सही बात है सर। आपने एक वर्ड, आपने यहाँ पे एक चीज बोली जहाँ पे फार्मेसी प्रैक्टिस, तो सर हम थोड़ा सा और इसमें जो है डिटेल में बताना चाहते हैं। जी, प्रैक्टिस स्कूल। तो प्रैक्टिस स्कूल में, और आप सीनियर हैं, आप हम लोग को थोड़ा सा गाइड भी करेंगे कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स को भी और क्या हम उसमें इनपुट दे सकते हैं कि प्रैक्टिस स्कूल में और क्या क्या कराना है, कैसे आप जैसे कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ जो मैंने एक्सपेरिमेंट अपने यूनिवर्सिटी में किया है अपने बच्चों के साथ। मैंने अपनी जो एम.फॉर्म की 12 स्पेशलाइजेशन है ना, जो हमारी पीसीआई ने अप्रूव की हैं, हर स्पेशलाइजेशन के 4 कोर डोमेन एरिया आइडेंटिफाई कर लिए हैं। तो मेरे पास 48 डोमेन एरियाज हो गए। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी एश्योरेंस है अगर उसमें, तो वैलिडेशन एक हो गया, है ना, क्वालिटी कंट्रोल सेगमेंट, और इस तरह से एसओपीज और हो गया। तो इस तरह से हर एक स्पेशलाइजेशन के 4 डोमेन सिलेक्ट करके मैंने 48 डोमेन्स का गूगल फॉर्म बच्चों को सेंड कर दिया, और उनको बोला इनमें से कोई एक डोमेन सिलेक्ट कीजिए जो आपको इंटरेस्ट करता है, चाहे वो क्लिनिकल रिसर्च है, चाहे वो व्हाटएवर, मतलब उनके पास अब इतना सारा एरियाज था, फोकस एरिया, कि उनको एक डोमेन सिलेक्ट करना था। तो जब उन्होंने वो एक डोमेन सिलेक्ट किया अपने इंटरेस्ट का, फिर वी हेल्प देम टू फाइंड एन एक्सटर्नल मेंटर। वो इंडस्ट्री में आप ढूंढो अपने कॉन्टेक्ट से या हमारे कॉन्टेक्ट से। फिर हमने उनको एक एक्सटर्नल मेंटर दिया, फिर उस मेंटर के हिसाब से जो उन्होंने मेंटर सिलेक्ट किया, उसी स्पेशलाइजेशन का हमने फिर अपना एक इंटरनल मेंटर उनको दिया। नहीं तो क्या होता है, हमारे नॉर्मली 80% कॉलेजेस में होता है कि विदाउट एनी इंटरेस्ट एरिया हम मेंटर भी थोप देते हैं बच्चों के ऊपर, और उनको टॉपिक भी थोप देते हैं, तो इसलिए वो डिसइंटरेस्टेड होते हैं, और लास्ट में वो कॉपी पेस्ट करके ले आते हैं हमारे पास सारे प्रोजेक्ट्स को। तो अब हम देख रहे हैं कि क्योंकि एक्सटर्नल मेंटर होने से उनमें थोड़ी सी सीरियसनेस आ गई है, और वो उस चीज को और सीरियसली ले रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू लर्न दोस। तो ये सारी एक एक्सरसाइज करने से आई एम वेरी श्योर कि उनको, हमें भी पता लग गया कि उनका इंटरेस्ट एरिया क्या है, सो वी आर एबल टू कंट्रीब्यूट टू देम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत पॉजिटिव बात बताई, जिससे कि हम लोग भी कहीं ना कहीं सीखेंगे और आगे जो है अपना भी इनपुट हम लोग इसमें देंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूजा मैम, यू कैन आस्क। थैंक यू विजय सर, आपने हमें भी एक नई डायरेक्शन दी है। आपके सजेशंस जो है जरूर हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा प्रोफेसर विजय से है। सर हम फार्मा डी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि फार्म डी करने के बाद बच्चों के पास क्या क्या जॉब ऑप्शंस है, क्या स्कोप है फार्म डी का? श्योर। देखो फार्म डी दो हमारी कंट्री में 2008 में शुरू किया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, बट ये कोर्स इंटरनेशनली जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ पर बहुत पुराना है, और जितने पुराने फार्मासिस्ट हैं वो अगर उन्होंने नहीं किया तो वो अब कर रहे हैं फार्म डी, क्योंकि इट हैज बिकम अ मैंडेटरी क्वालिफिकेशन टू प्रैक्टिस फार्मेसी। तो अब देखो हमारा फार्मेसी प्रोफेशन 2 मेजर सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, एक इंडस्ट्री और दूसरा प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस जो जहां पर आ जाता है, प्रैक्टिस में प्राइमरीली हम एक क्लिनिकल सेगमेंट से जुड़े हुए हैं। तो जहां पर हम नॉन क्लिनिकल से जुड़े हैं वहां सब R&Ds और सारी वो एक्टिविटीज हो जाती हैं, लेकिन जब हम क्लिनिकल से जुड़े हैं तो तब हम पेशेंट सेंटर्ड हो जाते हैं, पेशेंट ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो फार्म डी एक ऐसा क्लिनिकल कोर्स है जो एक 6 ईयर ड्यूरेशन में 10 सेमेस्टर तक तो एक आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाता है
10th सेमेस्टर, और उस 10th सेमेस्टर के बीच में ही आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो वार्ड राउंड्स वगैरह, क्लर्कशिप हो गई, प्रोजेक्टशिप, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, और लास्ट के 6th ईयर जो हमारा 5th और 6th ईयर है, उसमें वो बेसिकली रेजिडेंसी या जिसे इंटर्नशिप भी कहलाता है, हॉस्पिटल्स में कराता है। ये प्रोग्राम उसी इंस्टीट्यूट्स को दिया जाता है जहां पर मिनिमम 300 बेडेड हॉस्पिटल हो, सो दैट आपका ओरिएंटेशन पेशेंट की तरफ और क्लिनिक्स की तरफ जरूर हो। और इसको करने के बाद देखिए जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, मैं कहता हूं बहुत ट्रेमेंडस है, शायद हम उसको इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट, देखो प्रैक्टिस इज कवर्ड इन 3 मेन डोमेन। फर्स्ट इज कम्युनिटी, अदर इज हॉस्पिटल, एंड थर्ड इज क्लिनिकल। तो कम्युनिटी फार्मेसीज हम ऑलरेडी जानते हैं, उसमें जो फ्यूचर आने वाला है वो चेन ऑफ फार्मेसीज आने वाला है, बड़ी बड़ी चेन्स आएंगी फार्मेसी की, और कम्युनिटी में वो जो है ना स्प्रेड हो जाएंगी। तो देयर अ वेरी क्वालिफाइड पर्सन विल बी डेफिनेटली इन डिमांड इन टाइम टू कम, जो सप्लाई चेन, कूल चेन इन मैनेजमेंट्स को बड़े अच्छे से हैंडल कर सके। फिर उसके बाद हॉस्पिटल में देखिए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में फॉरेन टूरिज्म बहुत आ रहा है, मेडिकल टूरिज्म, और उसमें जेसीआई का जब एक्रेडिटेशन लेते हैं, जॉइंट काउंसिल इंटरनेशनल का, तो जेसीआई के एक्रेडिटेशन से पहले ये मैंडेटरी है कि हर फ्लोर के ऊपर 2 क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो। तो ऑटोमेटिकली फार्मडी स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली गेट एन अपॉर्चुनिटी ऑन टू बिकम अ रेजिडेंट फार्मेसी प्रैक्टिशनर्स देयर। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्लिनिकल है, देखिए आज हम ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम मेडिकेशन एरर और प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। दूसरा डीटीएम, ड्रग थेराप्यूटिक मॉनिटरिंग ऑल्सो, डॉक्टर राहुल विल एग्री विद मी कि डीटीएम हैज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन अवर बॉडी, कि अगर आज हम देखिए हमारे पास कॉम्प्रोमाइज रीनल फंक्शन वाले कितने पेशेंट हैं, डायबिटीज वाले कितने पेशेंट्स हैं, सिरोसिस, लीवर सिरोसिस, कॉम्प्रोमाइज लीवर फंक्शन वाले कितने पेशेंट्स हैं। अगर हम उनको भी सेम डोज देते रहेंगे तो वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू दोज पेशेंट्स। सो हमें उनको ड्रग थेराप्यूटिक मॉनिटरिंग के एक पैरामीटर को समझना है। फिर फार्माकोविजिलेंस फील्ड इतना अपकमिंग फील्ड होता जा रहा है, जहां पर एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग सेल्स आजकल लगभग हर हॉस्पिटल में मैंडेटरी हो गए हैं। हर मेडिकल, डॉक्टर मल्होत्रा विल एग्री विद मी कि आजकल हर इंडस्ट्री में भी फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स मैंडेटरी होते जा रहे हैं इन टाइम टू कम। तो फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल रिसर्च एरिया, ड्रग थेराप्यूटिक मॉनिटरिंग, ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, ये इतने एरियाज आने वाले हैं फार्मडी प्रैक्टिशनर के लिए और फार्मडी स्टूडेंट्स के लिए। दे आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट अ वेरी गुड जॉब। ओनली थिंग, वंस अगेन वन अंडरलाइन इज दे हैव टू बिल्ड ऑन देयर कॉम्पिटेंसीज। वो एक पर्टिकुलर फोकस एरिया में अपनी कॉम्पिटेंसीज को बिल्ड करें, and I'm very sure industry is waiting for them with open arms. Thank you. थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, और साथ में हमें ये भी पता चला कि हमारे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है इस फील्ड में। थैंक यू सो मच सर। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? या बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर बोलना चाहूंगा। देखो मैं दोनों एंगल से बोलना चाहूंगा, स्टूडेंट के और टीचर्स के एंगल से भी। एज ए स्टूडेंट तो हमें सबसे जो बड़ा एडवांटेज उठाना है डिजिटलाइजेशन का। जैसे अभी आप समझ सकते हैं कि हमने इस कोविड पीरियड में जो सबसे अच्छी अपब्रिंगिंग की है वो हमारे डिजिटलाइजेशन एरिया में की है, और हमने बहुत ही जल्दी से गैजेट्स को एक्सेप्ट किया है। और जिन टर्मिनोलॉजीज का हमें नहीं पता था उनको देखो, किसी को जूम और सिस्को, वेबएक्स और ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं पता थे, और वो सारे प्लेटफॉर्म अब हम बड़े अच्छे से यूज करने लग गए हैं, और वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट और डिस्टेंस बीइंग ट्रेवल्ड। हम कहीं ट्रेवल का एक्सपेंडिचर नहीं है। तो सर ने बहुत अच्छा बोला है, डॉक्टर राहुल ने भी, कि हमें अपने आप को अपडेट रखना है। तो इसमें मेरे को ये थोड़ा सजेशन टीचर्स को भी है कि हमें आज भी अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं बताना कि कौन सी जॉब एग्जिस्ट कर रही है, हमें ये बताना है कि 5 साल बाद जब वो पास होंगे तो कौन सी जॉब मिलेगी उनको, और उस जॉब के लिए उनको कैसे प्रिपेयर करना है। आफ्टर 4 or 5 years probably there will be a very different set of jobs like automation, he has told, flow chemistry, and then definitely artificial intelligence will take up कि बहुत सारे क्लिनिकल रिसर्च। अभी हमने सुना जॉनसन एंड जॉनसन हैज गिवन वन अप्रूवल फॉर वर्चुअल
रिसर्च, वर्चुअल क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर वन कार्डियक ड्रग। तो क्लिनिकल ट्रायल्स भी वर्चुअल होने वाली कैटेगरी में। मोबाइल हेल्थ टेक्नोलॉजीज इतनी जल्दी एक्सेप्ट होती जा रही हैं कि हमें मोबाइल हेल्थ टेक्नोलॉजी फ्यूचर में, और फिर सबसे बड़ा जो सेगमेंट जहां पर फ्यूचर जॉब्स है वो मार्केट रिसर्च है। आज भी कुछ अच्छे नाइपर के स्टूडेंट्स एमफॉर्म के बाद या कुछ अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के, ये बहुत बड़ी मैकेंजी, बोस्टन, आइक्विया, इस बड़ी बड़ी कंपनियों में जाके मार्केट रिसर्च में लगते हैं। और हेल्थ में बहुत बड़े बड़े जो है आईटी कंपनीज ऑलरेडी आ चुकी हैं, जो फार्माको विजिलेंस सेट्स में और मेडिकल कोडिंग, राइटिंग, इस टाइप की जॉब्स वाली एरियाज में जा चुके। तो हमें अपने स्टूडेंट को उस तरफ ट्रेन करना है। और दूसरा, ब्लूम टेक्सोनॉमी के हायर ऑर्डर को यूज करना है। इंस्टेड ऑफ फर्स्ट रिमेम्बरिंग एंड नॉलेज को हटा के अब उनको एप्लीकेशन पे हमें जाना है, एनालिसिस पे जाना है, सो दैट दे अप्लाई दो स्किल्स, दे एनालाइज, इंटरप्रेट। और उस एरिया में जाके अगर हमारे टीचर भी उधर थोड़ा डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करते जाएं, और ऑब्वियसली आई एम वेरी श्योर कि फिर वो टीचर भी एक अच्छे मेंटर बन पाएंगे, और एक स्टूडेंट भी एक अच्छा जो है ना स्टूडेंट बन पाएगा। और दे विल गेन लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, जो डॉक्टर राहुल ने कहा कि इज लैकिंग, तो वो कॉन्फिडेंस उनमें आएगा। तो आई एम वेरी श्योर मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल एक्सेप्ट देम हैप्पीली। थैंक यू। बिल्कुल सर, आज के टाइम की डिमांड है सर, टीचर्स की अपडेशन सबसे पहले ज्यादा सबसे जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। आप कुछ एक एंडिंग में कुछ अपना ऐसा कुछ इनपुट दीजिए कि जो है जिससे हम सब लोग मोटिवेट हों, क्योंकि आपसे बढ़िया नॉलेज और आपसे बढ़िया जो है इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस अभी तक तो यहाँ पे किसी को नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, सब अपने अपने स्ट्रीम में एक्सपर्ट रहते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। बस इन द लास्ट जो मेरा सबमिशन यही रहेगा कि अगर हम अपने कमिटमेंट लेवल्स को जो है ना हाई रखें, जहां पर भी हैं, वी शुड बी ट्रूथफुल और हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी रखें एज अ टीचर ऑल्सो। और हम यही चीज इनकलकेट करें हमारे स्टूडेंट्स में भी, कि हमारी इंटीग्रिटी बहुत हाई रहे, हमारे कमिटमेंट लेवल्स रेज करें। जब हमारे कमिटमेंट लेवल रेज करते हैं, आई एम वेरी श्योर फिर वो सक्सेस कभी भी जो है ना पीछे नहीं रहती है। वी आर वेरी सक्सेसफुल इन ईच एंड एवरी असाइनमेंट विच इज गिवन टू अस, चाहे वो छोटी है, चाहे वो मीडियम है या बहुत बड़ी है। तो इंटीग्रिटी और कमिटमेंट लेवल्स के लिए ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पर भी, और इवन स्टूडेंट्स को भी यही एक इम्बाइब करने की जो है ना प्रेरणा दी जाए। दैट इज माय सिंपल सजेशन। थैंक यू। थैंक यू सर।